नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फिर एक नए टॉपिक में, नई वीडियो में आज चर्चा करेंगे हम इतिहास। और इतिहास में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है पहला टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। और टॉपिक में मैंने पढ़ाया है भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, भारत में अरबों का आक्रमण एक क्लास में पढ़ा दिया। उस क्लास को आप जा करके प्ले लिस्ट में चेक कर लेंगे और देखेंगे, उसके बाद ही आपको आगे मिडिवल हिस्ट्री समझ में आएगी। अभी ये जो टॉपिक है हमारा, ये कौन सा मध्यकालीन इतिहास का जो टॉपिक चल रहा है, और मध्यकालीन इतिहास में आगे हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसमें क्या पढ़ते हैं कि भारत में विदेशी आक्रमणकारियों को पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना, जो दूसरे देशों से आकर के, अन्य देशों से आकर के, खास करके जैसे अगर इसमें बात करेंगे तो पश्चिम एशिया या मध्य एशिया, या फिर फाइनली पढ़ेंगे तो अफगानिस्तान के बारे में। इन देशों से आए थे आक्रमणकारी और भारत में आक्रमण किया था। पहली वीडियो में और पहली क्लास में मैंने आपको मोहम्मद बिन कासिम के विषय में बता दिया है। सबसे पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, 712 ईस्वी से याद रखना। और भारत के कौन से प्रांत पर? सिंध प्रांत पर किया था। यहाँ का शासक दाहिर था। बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, ब्राह्मण बहुत सारे रहते थे वहां पर, है ना। ये दो समुदाय के बहुत लोग रहते थे। सिंध प्रांत की अहोर राजधानी थी। इसे भी अपने कब्जे में उसने मोहम्मद बिन कासिम ने कर लिया था और राजा दाहिर की हत्या कर दी थी। और वहां पर एक तरीके से अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया था। ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको पहली वीडियो में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उसे देखेंगे, उसके बाद आगे टॉपिक समझ में आएगा। तो पहला अरब आक्रमणकारी उसे पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद जो दूसरा आक्रमणकारी आता है, देखो जो आज का टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं वो महमूद गजनवी के विषय में बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ना। तो हमारी हेडिंग आपके सामने ही है, आपको बताइए मध्यकालीन इतिहास। टॉपिक क्या है? मध्यकालीन इतिहास है। और मध्यकालीन इतिहास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया है वो क्या क्या पढ़ा दिया हमने? मोहम्मद बिन कासिम। देखो एक बार देख लो आप, तो थोड़े सा दिमाग में आपके रील बनेगी, है ना। तो सबसे पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला व्यक्ति जिसने आक्रमण किया। दूसरे व्यक्ति की अगर बात करेंगे तो दूसरा कौन आक्रमण करता है भारत पर? सुबक्तगीन। सुबक्तगीन आक्रमण करता है। ये कौन था? तुर्की व्यक्ति था, तुर्की आक्रमणकारी था। जे अरब आक्रमणकारी थे, जे तुर्की आक्रमणकारी था, है ना। तीसरा जो व्यक्ति भारत पर आक्रमण करता है वो कौन आता है? महमूद गजनवी। गजनी बोल लीजिए या गजनवी बोलते हैं इसको, है ना। ये भी कौन था? तुर्की आक्रमणकारी था। इसके बाद जो अगला आक्रमणकारी आता है भारत पर आक्रमण करने के लिए भाई साहब, वो कौन आता है? मोहम्मद गौरी। ठीक है, और ये भी कौन था? एक तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, तो ये सभी तुर्क आक्रमणकारी थे। और पहला था मोहम्मद बिन कासिम, अरब आक्रमणकारी था। तो ये चार आक्रमण सबसे पहले भारत पर होते हैं। कितने आक्रमण हो रहे हैं? चार। चार लोगों के, चार शासकों के द्वारा अलग अलग समय पे ये आक्रमण किए। ठीक है, तो पहले आक्रमण में पहली क्लास में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है विषय। बिल्कुल ठीक है। अब जो हम चर्चा करेंगे वो काय की चर्चा करेंगे? अब जो आक्रमणकारी की करेंगे, सुबक्तगीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। तो सुबक्तगीन ने भारत पर 987 में पहला तुर्क आक्रमण किया था। किसने किया था? सुबक्तगीन ने, है ना। तो इसे देखो यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। भारत पर पॉइंट बना करके लिखेंगे, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण 986 या 78, 87, कोई भी वर्ष लिख लेना, दोनों वर्षों का उल्लेख है ना। ईस्वी में किसने किया? सुबक्तगीन नाम का एक शासक था। ये अलब्तगीन का दास था। सुबक्तगीन ने आक्रमण किया। आक्रमण दो बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, किया था, है ना। नंबर एक बात। दूसरा मुद्दा यहाँ पे, जो सुबक्तगीन था जिसने आक्रमण किया, उसके विषय में एक लाइन लिख लो। सुबक्तगीन अलब्तगीन का एक व्यक्ति था, शासक था अलब्तगीन। अलब्तगीन का दामाद एवं दास था। दामाद एवं दास था। दामाद भी था और एक गुलाम के तौर पर रखा था, पर उसके बाद दामाद भी बना लिया उसे, है ना। शादी कर दी अपनी लड़की की तो दामाद बना लिया। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है सबसे पहले आक्रमणकारी में आपको, है ना। अब बात करें 991 में फिर दोबारा आक्रमण करता है। 991 ईस्वी में
सुबक्तगीन ने कौन सी वर्ष में 991 ईस्वी में सुबक्तगीन ने पेशावर पर कब्जा कर लिया था। कौन से राज्य पर कब्जा कर लिया? पेशावर पर कब्जा कर लिया, जो कि वर्तमान में कहाँ है भाई साहब? वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये है ना, बताइए आपको। पेशावर वर्तमान में पाकिस्तान में 991 में। और सबसे पहला आक्रमण कब कर रहा है ये? 986-87 में। और कौन सा आक्रमणकारी था? तुर्क आक्रमणकारी था। ठीक है, क्या कर लिया? कब्जा कर लिया था। इस अभियान में या इस युद्ध में महमूद गजनवी ने भी भाग लिया था। महमूद गजनी ने भी भाग लिया था। ठीक है, महमूद गजनी ने भी भाग इस लड़ाई में लिया था। ठीक है, जो लगातार आक्रमण कर रहा था, कौन आक्रमण कर रहा था लगातार? सुबक्तगीन। तो उसके साथ किसने भी भाग लिया? महमूद गजनवी ने, है ना। आई बात समझ में? तो इसे देखो, पहले दोबारा समझ लो। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण, कौन से आक्रमण को पढ़ रहे हैं हम? तुर्की, जो तुर्क संप्रदाय से आते थे, तुर्क आक्रमण किया। कब किया? 986 और 87 ईस्वी में। शासक का नाम सुबक्तगीन। ठीक है, ने आक्रमण किया। अब सुबक्तगीन कौन था? अगर आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, तो सुबक्तगीन था अलप्तगीन का दामाद एवं दास था इसका। ठीक है, वर्ष 991 में दोबारा सुबक्तगीन क्या करता है? पेशावर पर कब्जा कर लेता है पूरी तरीके से। कौन से क्षेत्र पर? पेशावर पर। और इस कब्जे में इसके साथ कौन आया था? महमूद गजनवी आया था। तो महमूद गजनवी को इसी आक्रमण से, इसी वर्ष से अपने इस अभियान के बारे में, भारत में अभियान चलाने के बारे में पूरे तरीके से ज्ञान हुआ था कि इधर उत्तर पश्चिम भारत में भी एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, सोने की कोई कमी नहीं है, मंदिरों पर तमाम बहुत एक तरीके से कह सकते हैं धन और संपदा है। तो इसी आक्रमण की वजह से या इस वर्ष में आने की वजह से महमूद गजनवी को भारत की तरफ आने का यहाँ से एक मौका मिल गया था पूरे तरीके से, है ना। कहाँ आने का मौका मिल गया? भारत में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस तरफ आप देख लेंगे। सबसे पहला व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम, जो कब आ रहा है? 712 ईस्वी में। कौन सी वर्ष में? 712 में। दूसरा व्यक्ति सुबक्तगीन, जो कब आक्रमण कर रहा है? 986 ईस्वी में। ठीक है, 986 ईस्वी में। तीसरा महमूद गजनवी कब आक्रमण करेगा? अब आपको पता ही क्रम से चल रहा है आक्रमण। सबसे पहले 712, फिर 986 और फिर इसके बाद 1000 से लेकर के 1030 ईस्वी तक ये आक्रमण रहते हैं इनके। और फिर जो अगला आक्रमण होगा मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी कब आक्रमण करता है? 1175 से लेकर के 12वीं सदी तक, 1200 ईस्वी लिख लेते हैं। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी के भारत में आक्रमण रहते हैं भाई साहब। ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वर्षों को याद रखेंगे आप, है ना। इन वर्षों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किससे पूछ लिया जाता है? वर्षों से। मोहम्मद बिन कासिम का 712 में आक्रमण ईस्वी में। सुबक्तगीन एक तुर्की आक्रमणकारी था। तुर्की आक्रमणकारी कब अटैक कर रहा है भारत पर? 986 में। और भारत के कौन से प्रांतों में कर रहा है? वो प्रांत मैंने लिखा, प्रांत अभी बताएंगे। महमूद गजनवी 1000 ईस्वी से 1030 तक कुल 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार करता है यहाँ पे? 17 टाइम्स। 17 टाइम्स आक्रमण कर रहा है। ठीक है, मोहम्मद गौरी 1175 से अभियान शुरू करके 1200 तक आक्रमण करता है। 1205 के आसपास इसकी हत्या कर दी जाती है मोहम्मद गौरी की, वहीं पे, है ना, सिंधु नदी के किनारे। तो ये वर्षें हैं इनके आक्रमण की, जो भारत में सबसे पहले आते हैं और आक्रमण करते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य पर ये आक्रमण कर रहा था? तुर्की आक्रमणकारी, क्या नाम था इसका? सुबक्तगीन। तो ये आक्रमण जो भाई साहब कर रहा था, ये कर रहा था उत्तर पश्चिमी राज्य पर, है ना। उत्तर पश्चिमी सीमा राज्य की जो सीमा थी वो हिंदुकुश पर्वत तक लगी हुई थी, है ना। एक हिंदू साम्राज्य था बहुत बड़ा। उत्तर पश्चिमी सीमा राज्य हिंदुकुश पर्वत तक फैला था। तो यहीं पर इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। इनकी बात करें या महमूद गजनवी की बात करें, मोहम्मद गौरी की बात करें, तो इनका जो रास्ता था भारत आने का, वो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के माध्यम से प्रवेश करते थे, है ना। और प्रवेश करके भारत के अलग अलग राज्यों पर आक्रमण इन्होंने किया, अलग अलग क्षेत्रों पर आक्रमण किया, अलग अलग राजाओं के विरुद्ध आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप नोट कर लेना अच्छे से, और इसे भी नोट कर लेना, है ना। ये मैंने आपको बताया, इनको अवश्य नोट कर लेना। देखो, आपके लिए पुलिस का वनडे एग्जाम में, आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई साहब, वहां का जो क्वेश्चन आना होगा ना, वनडे एग्जाम जो आपको पुलिस में लगना है, एसआई में भर्ती होना है, या कहीं पर भी लोअर पीसीएस तक एग्जाम देना है, पीसीएस प्री तक एग्जाम में देना है,
तो बस ये वर्ड्स ही पूछ ली जाती हैं और ये प्रश्न आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ से। अब आप विस्तार से देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। आगे पीसीएस तक और बड़े हायर एग्जाम तक, एनडीए सीडीएस का आपको कोई भी एग्जाम देना है तो विस्तार से आप पढ़िए इस टॉपिक को, है ना। और पुलिस के लिए भी तो आप जो शुरू में बता रहा हूँ वहीं से काम हो जाएगा, इस टॉपिक में ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप पुरानी वीडियो और देख लेना, जो भी बच्चे से देखेंगे, है ना। पहले पुराना नहीं देखेंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। प्ले लिस्ट में जाएंगे और पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है वहाँ पर, देख लेना उसे, मोहम्मद बिन कासिम। अब आगे बात करते हैं, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अब इस तरफ इसे मैं हटा देता हूँ इनको, है ना, इन्हें चलो लिखा रहने दो, अभी देखते रहना। इस तरफ से मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे देखिए, अब गजनी की बात करते हैं। काय की बात करते हैं? गजनी की। अब देखिए गजनी के समझिए पहले, गजनी के विषय में बात कर लेते हैं। गजनी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में गजनी कहाँ पे स्थित है? देखो पहले वर्तमान समझ लो, वर्तमान में गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और उस समय भी था, लेकिन नाम का उल्लेख नहीं है, उस हिसाब से आज है अफगानिस्तान, उस समय नाम का उल्लेख ऐसे नहीं था, उस समय सिर्फ गजनी या गजनबी करके पढ़ लेते हैं। तो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? अफगानिस्तान में। ये शहर के तौर पे, पहले तो एक बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है। अब शुरू में इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में पॉइंट लिखेंगे, जो ईरान वंश की एक शाखा थी। क्या थी? ईरान वंश की एक शाखा थी, एक शाखा थी, ये ईरान की एक शाखा थी, ऐसे समझ लीजिए आप। जो ईरान देश है उसी की एक शाखा गजनी थी, इस तरीके से हमें इतिहास में बताया गया है ना। ईरान में एक समानी वंश करके एक शासन करता था, जैसे ही उसका पतन हो गया था उसके बाद इस शाखा ने सबसे ज्यादा कार्य किया अपने शासकों को स्थापित होने में। तो नाम था इसका गजनी, नाम था, जो कि ईरान की एक शाखा के रूप में से पढ़ा जाता है ना। इस वंश के शासक कहाँ चले गए थे? तुर्किस्तान। तो इस वजह से क्या कहलाए? गजनी वंश के जो शासक थे, अब एक पॉइंट लिखेंगे, इस वंश के शासक एक जगह चले गए थे और जगह का नाम है यहाँ पे तुर्किस्तान। तुर्किस्तान चले गए थे, इसीलिए क्या कहलाए? इस वंश के शासक तुर्किस्तान चले गए थे, इसीलिए क्या बोलते हैं, क्या कहलाए? तुर्की कहलाए या तुर्क कहलाए, तुर्क शासक कहलाए थे, ठीक है। तुर्क शासक कहलाए थे। तो तुर्की पहचान कहलाने के पीछे ये वाला तर्क है यहाँ पे, है ना। गजनी वंश के लोगों क्या कहलाए गए? तुर्क कहलाते थे। और ईरान की क्या थी देखना, ईरान वंश की एक शाखा थी जो कि गजनी के नाम से बहुत फेमस थी, गजनी शहर के नाम से बहुत फेमस था, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है। अब इस वर्तमान में कहाँ है? अफगानिस्तान में। ये वर्तमान में गजनी शहर, इस वंश के शासक कौन से देश में चले गए? तुर्किस्तान में। और वहां चले जाने के कारण तुर्क नाम पड़ गया, तुर्क शासक कहलाए। कौन से शासक कहलाए? तुर्की या तुर्क शासक, गजनी वाले लोग, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना आप अच्छे से, है ना। अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं। जो तुर्की लोग थे, अब इसे मैं हटा देता हूं इस तरफ, है ना, फिर बात करते हैं। देखिए अब इसी क्षेत्र पर एक शासक आता है जिसका नाम रहता है महमूद गजनवी, है ना। अब इस क्षेत्र की बात करें तो ये कृषि प्रधान क्षेत्र था, बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। कैसा क्षेत्र था? कृषि प्रधान क्षेत्र था, कृषि प्रधान क्षेत्र था, ठीक है। और दूसरी बात करें, जो कि हेरात के पास स्थित था। हेरात एक शहर है अफगानिस्तान का, हेरात के पास स्थित था, ठीक है। कौन से राज्य के पास स्थित था? हेरात के पास। हेरात और कंधार भी यहीं पे स्थित है ना। कंधार और हेरात के पास गजनी नामक शहर स्थित था। तो गजनी मैंने इस वजह से बताया, बड़ा उल्लेख रहता है गजनी से, है ना, क्योंकि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सब गजनी से आए और गजनी में इनकी समाधि स्थित है आज भी। महमूद गजनवी की समाधि कहाँ है? गजनी शहर में, अफगानिस्तान में। मोहम्मद गौरी की कब्र कहाँ है? गजनी शहर में, अफगानिस्तान में। और इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी लड़ने आया दूसरी लड़ाई में, तो उसे अपने साथ ले गया। और पृथ्वीराज चौहान की भी कब्र कहाँ पे स्थित है? गजनी शहर में, ऐसा इतिहास में लिखा है। लेकिन विरोधाभास है इस बात में पूरा, है ना, ऐसा है लिखा भी नहीं है कुछ इतिहासकारों ने हमारे ने,
विरोधाभास है। तो ये हेरात हो गया, कृषि प्रधान की बात हो रही है, क्योंकि भाई पूरा के पूरा कंट्री हमारा अगर उपमहाद्वीप को देखें तो एग्रीकल्चर डिपेंड रहा है, पूरा कंट्री, पूरा देश, पूरी स्थिति तो कृषि प्रधान क्षेत्र के रूप में पढ़ा जाता है। अब देखिए, अब हेडिंग डाल लेते हैं महमूद गजनवी। अगला आक्रमणकारी जो आता है, जो पढ़ना है हमें, वो कौन पढ़ना है? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी हेडिंग डाल लेंगे और इसी को पढ़ेंगे, इसी के बारे में हमको ये पूरा टॉपिक कवर करना है, महमूद गजनवी के बारे में। तो पहला पॉइंट इसके विषय में लिखेंगे, गजनवी कहाँ से आया? गजनी शहर से, ये तो आपको पता ही है। तो लिखेंगे महमूद गजनवी ने भारत पर, महमूद गजनवी ने भारत पर, नोट करते चलेंगे, 17 बार आक्रमण किया। आक्रमण किया था, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। दूसरा पॉइंट, महमूद गजनवी ने भारत पर, लिखते चलेंगे साथ साथ, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, पहला आक्रमण। अगला पॉइंट लिखेंगे, गजनी भी बोलते थे, गजनी ने अंतिम आक्रमण, जब समझ लेते पहले, है ना, अंतिम आक्रमण, गजनवी ने अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में भाई साहब? 1027 ईस्वी में पंजाब राज्य में किया था। पंजाब में खोखरों जनजाति, एक खोखर जनजाति रहती थी, जनजाति एवं जाटों के विरुद्ध, है ना, जाटों के विरुद्ध किया था। तो ये अंतिम अभियान था, इसका अंतिम आक्रमण था। किसका अंतिम आक्रमण था? महमूद गजनवी का। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। एक बार फिर देख लो, महमूद गजनवी भारत में आता है तो 17 बार आक्रमण कर रहा है, 17 टाइम्स भारत पर। ठीक है, और कहां से आया? गजनी से ही आया, ये मैं आपको बता चुका हूं। ये गजनी की स्थिति कहां है वो आपको बता दिया है। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला जो आक्रमण किया, सबसे पहला, वो 1000 ईस्वी में किया था। और कहां पे किया था 1000 ईस्वी में? अभी राज्य में बता दूंगा। राज्य के अगर लिखना चाहें तो राज्य पे किया, उत्तर पश्चिमी हिंदू राज्य पर किया था, है ना, उत्तर पश्चिमी जो हिंदुकुश पर्वत, हिमालय पर्वत तक फैला था। सबसे अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी कर रहा है, सबसे लास्ट का आक्रमण 17 बार आक्रमण कर रहा है। तो पहला 1000 ईस्वी में और सबसे लास्ट का किया इन्होंने 1027 में। लास्ट का कब किया? 1027 में। तो पंजाब राज्य में खोखर जनजाति एक रहती थी, उसके विरुद्ध इसने किया, और जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया। जी दोनों लिख लेना, खोखर जनजाति और जाटों के विरुद्ध इस आक्रमण को अंजाम दिया। किसने दिया? महमूद गजनवी ने। अब आगे लिख लेंगे, प्रोफेसर हबीब का कहना है कि महमूद गजनवी का क्या उद्देश्य था। तो देखिए, महमूद गजनवी के 2 उद्देश्य थे आक्रमण करने के। महमूद गजनवी का भारत में आक्रमण का उद्देश्य, तो 2 उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट रहे इसके, है ना, दोनों उद्देश्य लिख लेना। एक था जिहाद को स्थापित करना। किसे स्थापित करना था? जिहाद लिखेंगे, जिहाद को स्थापित करना था। ठीक है, करना था। एक उद्देश्य तो यह था, मतलब इस्लाम धर्म को स्थापित करना था। कौन से धर्म को? इस्लाम धर्म को स्थापित करना। इस्लाम धर्म को स्थापित करना था, एक तो ये उद्देश्य था। ठीक है, जिहाद को स्थापित करना मतलब इस्लाम धर्म को स्थापित करना भारत में। ये किसका कहना था? ये एक साहित्यकार थे, इसी की सेना में इसके साथ रहते थे, जिनका नाम था उत्वी। ये उत्वी का स्टेटमेंट था कि भाई जो महमूद गजनवी का भारत में 17 बार आक्रमण हुए, 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो 17 बार जो आक्रमण किया, क्या उद्देश्य रहा इसका 17 बार 17 टाइम्स में?
तो 17 बार में जो आक्रमण रहा वो क्या रहा? जिहाद को स्थापित करना, जिहाद के बारे में कार्य करना, अपने धर्म को स्थापित कर देना। ये सिर्फ एक व्यक्ति का कहना है ना, एक व्यक्ति का। अब देखिए, एक प्रोफेसर हबीब है, जाने माने इतिहासकार हैं। प्रोफेसर हबीब का क्या कहना है यहाँ, ये भी लिख लेंगे। प्रोफेसर हबीब हैं, एक इतिहासकार हैं, जाने माने इतिहासकार हैं। किताब पे, इतिहास पर बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो इनका मानना है कि इसका जो आक्रमण था भारत में 17 बार, किसका? महमूद गजनवी का। वो धन और संपदा, धन और संपदा को लूटना था, धन और संपदा को लूटना था। ये दो रीजन भाई साहब बताए हैं आक्रमणकारी, ठीक है। ये दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों रीजनों को पढ़ना। महमूद गजनवी का भारत में आना और भारत पर आक्रमण करना, और एक बार नहीं, लगातार 17 टाइम्स आक्रमण करना। कितनी बार? लगातार 17 बार आक्रमण करना। तो इतिहास, इसके एक साहित्यकार थे जिसका नाम था उतवी। उन्होंने बोला कि भैया जिहाद को स्थापित करना चाह रहा था, इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाह रहा था। लेकिन प्रोफेसर हबीब हैं, इन्होंने बहुत सारी इतिहास की किताबें लिखी हैं। इनका कहना है कि धन और संपदा को लूटना था, पैसे को लूटना था। बस भारत से कैसे लूटना था? पैसे को लूटना था, यह उद्देश्य था। महमूद गजनवी का क्या था भारत में आक्रमण करने का इतनी बार? यह उद्देश्य था। इसे मैं हटा देता हूं, ये नोट कर लिया आपने, वीडियो को रिपीट करके नोट करेंगे सभी, ठीक है जी। तो महमूद गजनवी का क्या उद्देश्य बताया? पैसे को लूटना ज्यादातर। और ये पूछा भी गया कई बार कि इनमें से अगर जाएंगे तो क्या उद्देश्य था महमूद गजनवी का। तो ज्यादातर प्रमाणिक अगर बात करें कि भाई इनमें से सही क्या लगाना है अगर एग्जाम में आ जाए, तो धन और संपदा को लूटना एकमात्र उद्देश्य था। इस पॉइंट को बना के लिख लेंगे आप। महमूद गजनवी का भारत में, गजनी का भारत में केवल एकमात्र उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य था धन व संपदा को लूटना। जो भारत से पैसा धन मिल जाए मंदिरों से, उसको लूटना, धन संपदा को लूटना था, ना कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। ज्यादातर लोगों ने यही माना है, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, धन और संपदा को लूटना, ठीक है। महमूद गजनवी, ये याद रखना, मात्र एक उद्देश्य, ठीक है, धन और संपदा को क्या करना? लूटना था। ये था भाई साहब। दूसरे अगर पॉइंट की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, 17 बार आक्रमण किया। और सबसे पहला 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था इसने। कौन सी वर्ष में आक्रमण किया? 1000 ईस्वी में, है ना। और 1000 ईस्वी में हिंदू शाही सीमाएं चिनाब नदी से हिंदुकुश तक लगती थी। जो पहला आक्रमण किया था वो कहां पे किया था? दोबारा लिख लेंगे, पहला आक्रमण हिंदू शाही, क्योंकि भाई भारत में तो हिंदू राजा रहते थे, हिंदू शाही राज्य पर किया था, जिसकी सीमा, हिंदू शाही राज्य की सीमा कहां तक थी? जिसकी सीमाएं हिंदुकुश पर्वत तक थी, हिंदुकुश पर्वत तक थी, ठीक है जी। हिंदुकुश पर्वत तक फैली हुई थी। उत्तर पश्चिम राज्य में अगर बात करेंगे, हिंदुकुश पर्वत है भाई साहब, हिमालय पर्वत का एक हिस्से को बोलते हैं, जो पाकिस्तान की तरफ है ना, उस वो बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत। ये हिमालय का ही एक हिस्सा है। हिंदुकुश पर्वत बोले तो हिमालय का एक हिस्सा जो पाकिस्तान की तरफ है ना। हिंदू शाही राज्य, यहाँ पहला आक्रमण 1000 में किया था महमूद गजनवी ने, ठीक। आगे बात करेंगे, इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखिए भारत की स्थिति क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, क्या उद्देश्य था क्या नहीं था, ऐसे समझ लीजिएगा अच्छे से, आराम से, है ना। 2-2 बार 3-3 बार देखें तो आपको याद हो जाएगा। अब जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण कर रहा था तो देखो भारत की स्थिति क्या थी भाई साहब। महमूद गजनवी के समय जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत में अलग अलग राज्यों पे अलग अलग राजा शासन कर रहे थे, है ना। अलग अलग राजाएं शासन कर रहे थे। अब उन राज्यों का एक बार उल्लेख कर लेते हैं, क्योंकि वो राज्य कई बार हमें पढ़ने में मदद करेंगे इस इतिहास के पाठ को, है ना। तो देखिए महमूद गजनवी के आक्रमण के समय क्या स्थिति थी भारत की, परिस्थिति को मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले आप देख लो कुछ और एक आक्रमण। महमूद गजनवी के बारे में कुछ और एक आक्रमण देखिए। महमूद गजनी ने 1018 में, ये प्रसिद्ध आक्रमण है, 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया।
कन्नौज पर आक्रमण किया था और बहुत अच्छे तरीके से उसने जितना मन कर सकता था उसने लूटा कन्नौज को। कन्नौज बहुत फेमस था दोआब क्षेत्र को लेकर के। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया था। और इसी के साथ साथ आगे बात करें, इसी के साथ साथ मथुरा के मंदिर, मथुरा या बनारस के मंदिरों को भी लूटा था, के मंदिरों को लूटा था। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। वर्ष 1018 बहुत इंपॉर्टेंट है ये लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज पर आक्रमण करता है महमूद गजनवी। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या कर रहा है? मथुरा को भी लूट रहा है, बनारस को भी लूट रहा है, यहाँ के मंदिरों को लूट रहा है। और मैंने आपको बता दिया इनका एक ही मात्र उद्देश्य था भारत में आने का, बस पैसा लूटना था। पैसा लूटते थे और चले जाते थे, पैसा लूटते थे और चले जाते थे। ऐसे आपको पता है 17 बार आक्रमण किया, भारत में आक्रमण किया, वापस चला गया सेना को लेकर के, फिर आया आक्रमण किया, फिर वापस चला गया। तो इसी तरीके से व्यवस्था महमूद गजनवी की चलती रही। तो सिर्फ पैसा लूटना एकमात्र उद्देश्य था इसका। तो मंदिरों को नष्ट कर दिया, उनको लूट लिया। कौन से आक्रमण की बात है? ये मथुरा वाले की आक्रमण की बात है। ठीक है, 1018 में। अब आगे बात करते हैं, इसे हटा देता हूं। जो इंपॉर्टेंट आपको आक्रमण पढ़ लेना है वो कौन सा पढ़ लेना है? सोमनाथ के मंदिर का। सोमनाथ के मंदिर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1025 में किया था, है ना? कब किया सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण? 1025 में। इसे मैं हटा देता हूं, जो आप समझ गए होंगे, है ना? गजनी के बारे में जो बताया, अफगानिस्तान में स्थित है गजनी नामक जगह। तो देखिए, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, महमूद गजनवी का सबसे फेमस आक्रमण, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में मुल्तान के रास्ते से, कौन से रास्ते से आया? मुल्तान के रास्ते से काठियावाड़ा में प्रवेश किया, काठियावाड़ा में प्रवेश किया और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया। इसे अंडरलाइन कर लेना। सबसे ज्यादा पेपरों में, परीक्षाओं में, एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में पूछा गया पॉइंट यही है, जहां से आक्रमण कर दिया सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है जी, कब कर दिया? 1025 में कर दिया भाई साहब। अंडरलाइन कर लेना इनको। सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 ईस्वी में। कौन से रास्ते से आया? भारत में मुल्तान के रास्ते से इस समय प्रवेश किया इसने। ठीक है, और प्रवेश कहां पे किया? काठियावाड़ा। काठियावाड़ा के अंतर्गत ये वाला मंदिर आता है, सोमनाथ का मंदिर। काठियावाड़ा में प्रवेश किया और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कर दिया और सोमनाथ के मंदिर को बिल्कुल नष्ट कर दिया और लूट लिया। सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा पैसा इसने सोमनाथ के मंदिर से लूटा था। उस समय शासक भीमदेव थे, जो बिना युद्ध किए यहां से भाग गए थे, है ना? उस समय लिखोगे आप, गुजरात के शासक कौन थे? भीमदेव, जो बिना युद्ध किए भाग गए थे, जो बिना युद्ध किए भाग गए थे, ऐसा उल्लेख है ना? महमूद गजनवी से बिना युद्ध किए भाग गए थे। भीमदेव नाम के व्यक्ति शासक थे। कहाँ के शासक थे? सोमनाथ के मंदिर या काठियावाड़ा बोल सकते हैं, रियासत है ना भीमदेव। सोमनाथ का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कहाँ है आप याद रखना, गुजरात में ही है। और गुजरात में वर्तमान में कहाँ पड़ता है? काठियावाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। इसी वजह से मैंने काठियावाड़ा बताया है। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको काठियावाड़ा लिखाया है। तो बहुत फेमस और सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा जो रुपया लूट के ले गया, धन लूट के ले गया, पैसा लूट के ले गया सोमनाथ से, जो कि अरब सागर के किनारे काठियावाड़ा नामक इलाके के अंतर्गत ये स्थित है, आज भी स्थित है ना? कौन से भगवान का मंदिर है? भगवान शिव को समर्पित है। शिव भगवान का टेम्पल है, शिव भगवान का मंदिर है। उस समय भी था 1025 में और आज भी भगवान
शिव की यहाँ पूजा होती है, पूजा पाठ होती है ना, जिसके ट्रस्टी पहले लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस मंदिर के ट्रस्टी हैं वर्तमान में, है ना। ट्रस्ट का पूरा जो संचालन देखते हैं वो इनके नाम से देखा जाता है वर्तमान में। कौन से मंदिर का? सोमनाथ के मंदिर का, टेम्पल का, बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है। पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था, तो इसे ये लूट के ले गया, पूरे खत्म कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया। कौन से मंदिर को? इसी मंदिर को नष्ट कर दिया था। किसने नष्ट कर दिया? इसी ने, महमूद गजनवी ने, है ना। क्योंकि उद्देश्य महमूद गजनवी का क्या था? मंदिरों को ही नष्ट करने था। अब आगे बात करते हैं। देखो, महमूद गजनवी के साथ या इसके दरबार में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे। कौन रहते थे? कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे महमूद गजनवी के दरबार में, है ना। तो देखिए, पॉइंट लिखेंगे, महमूद गजनी के दरबारी व्यक्ति, जो दरबार में रहते थे, दरबारी व्यक्ति, कौन कौन से दरबारी व्यक्ति थे, इनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी। तो लिखेंगे, मैं इनके नाम लिखता हूं आपके सामने। अलवर्नी उतवी, एक व्यक्ति था अलवर्नी, बहुत फेमस, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक व्यक्ति था उतवी, एक व्यक्ति था फिरदौसी, ठीक है। कौन सा व्यक्ति था? फिरदौसी। ये सब महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित व्यक्ति थे, है ना, सभी के सभी। इसके अलावा फराबी और बैहाकी रहते थे। कौन कौन रहते थे? फराबी और बैहाकी, फराबी और बैहाकी, ठीक है। ये दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। कौन से सब्जेक्ट के? दर्शन शास्त्र के। अब इनको आप पढ़ लेना, इनको याद करना। यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है, इन सभी लोगों से प्रश्न कई बार पूछा गया है। कौन से लोगों से? अलवर्नी कौन था, उतवी कौन था, फिरदौसी कौन था, और फराबी बैहाकी कौन थे। तो देखिए, अलवर्नी के विषय में आप पढ़ेंगे, उतवी के विषय में पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम शाहनामा। शाहनामा, ये पुस्तक किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है? शाहनामा, लिख लेना। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी। अलवर्नी के बारे में बात करें तो इन्होंने किताब लिखी है किताबुल हिंद, किताबुल ए हिंद, ठीक है। किसने लिखी है ये किताब भाई साहब? ये किताब लिखी है अलवर्नी ने। किताबुल ए हिंद नामक पुस्तक अलवर्नी ने लिखी है ना। हिंद मतलब हिंदुस्तान के बारे में लिखी है, किताबुल याद रखना, है ना। उतवी की बात करें तो उतवी इनके दरबार में रहते थे, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे या जानकार थे, ठीक है। क्या के ज्ञाता थे? ये दर्शन शास्त्र की जानकारी अच्छी खासी रखते थे, है ना, उतवी नाम के व्यक्ति। तो और ये कहां के कवि थे? ये फारस के कवि थे, जो नीचे वाले लिखे हैं मैंने। फारस मतलब इराक और ईरान नहीं है, वहां के कवि थे, काफी फेमस कवि थे, जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। फराबी और बैहाकी, है ना। तो इनके विषय में आप याद रखेंगे पॉइंटों को। किसके विषय में याद रखेंगे? फराबी के और इनके विषय में, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अब इनसे प्रश्न आ जाता है कि भाई प्राणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति बताइए। तो पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे, प्राणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक, मुस्लिम व्यक्ति, प्राणों का अध्ययन करने वाला पहला या एकमात्र कह सकते हैं, या एकमात्र व्यक्ति, तो इसका नाम है अलवर्नी, जिसने प्राणों का अध्ययन किया, भारतीय प्राणों का अध्ययन किया इसने, है ना। इसे नोट कर लेना आप। अगला पॉइंट यहां से पूछा गया, फारसी भाषा, फारसी भाषा की नींव किसने रखी? एक तरीके से तो फारसी भाषा की नींव रखने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? फिरदौसी को। फिरदौसी भी इसी के साथ आए नहीं थे, इन्होंने भारत के बारे में लिखा है अपनी शाहनामा पुस्तक में, है ना। और उसी पुस्तक में सबसे पहले फारसी भाषा के बारे में उल्लेख आता है, अगर भारत में बात करेंगे तो यहाँ से प्रचलन शुरू होता है, ठीक है। और उतवी की बात करेंगे तो उतवी ने, आपको पता ही है क्या बोला है, उतवी ने इसके अभियानों को क्या बताया है? जिहाद बताया है। जिहाद करना चाहता था ये, भारत में जिहाद करना चाहता था। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म स्थापित करना चाहता था, मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। कौन चाहता था? गजनवी चाहता था। ऐसा कहना है, किसका कहना है? उतवी का कहना है भाई साहब, ऐसा, ठीक है। और ये सभी किसके दरबार में रहे, किसके समय में रहते थे? सब महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। प्राणों का अध्ययन करने वाला एकमात्र मुस्लिम व्यक्ति, जिसका नाम अलवर्नी,
अलवर्नी ने अपनी किताब लिखी, किताब का नाम मैंने बता दिया, क्या नाम है, किताबुल हिंद, किताबुल ए हिंद। ठीक है। फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी, फारसी भाषा की नींव का सिर ऐसे जाता है, शाहनामा। कौन सी किताब लिखी है, शाहनामा। इसको भी रट लेना, पूछी जाती है कई बार एग्जाम्स में। ठीक है। उतवी सी के दरबार में रहते थे, क्या बोला इन्होंने कि ये जिहाद करने आया था। ठीक है। और इसके अलावा बताया फराबी और बैहाकी, ये फारस के कवि थे, इराक के जाने माने कवि थे। ये कौन से थे, फराबी और बैहाकी। इस तरफ ही मैंने आपको बता दिया, दोबारा से लिखने की आवश्यकता नहीं है उनकी, है ना। और फारसी की बात करें तो रजनीकांत शर्मा एक व्यक्ति रहे, उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। शाहनामा एक लिख लेंगे, शाहनामा नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया, हिंदी में जो अनुवाद किया वो किसने किया, रजनीकांत शर्मा। ये एक लेखक रहे, रजनीकांत शर्मा ने इस किताब को हिंदी में बदला। ठीक है, इसे भी नोट कर लेना, किसने अनुवाद किया, रजनीकांत शर्मा ने शाहनामा नामक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। आगे बात करेंगे। देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि ये कौन कौन से वंश इस समय शासन में थे भारत में, है ना। उससे चलो मैं मोहम्मद गौरी के समय में पढ़ा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम पढ़ते हैं। ये होमवर्क है आपके लिए, आप होमवर्क बताना, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कुछ राज्यों को। जैसे कब आक्रमण कर रहा है ये, 1000 से शुरू होता है आक्रमण इसका, और 1000 से शुरू होकर के कब तक करता है, 1027 तक। तो कौन सी सदी चल रही है ये, 11वीं। ठीक है, कौन सी सदी चल रही है, 11वीं सदी। सदी की बात करेंगे तो 11वीं सदी के हिसाब से ऐसे पढ़ सकते हैं, ये आक्रमण थे महमूद गजनवी के। ठीक है भाई साहब। अब 11वीं के बाद क्या में एंट्री करनी है, 12वीं सदी में, है ना। अब 12वीं सदी में जो आक्रमण करेगा वो भारत में कौन करेगा, गौरी करेगा, गौर वंश के तहत आया था, ये ऐसे पढ़ेंगे, है ना। तो उस समय 11वीं और 12वीं सदी में भारत की क्या स्थिति थी, भारत के कौन कौन से राज्यों पर शासन कर रहे थे राजा अलग अलग, है ना, वो भी हमें पढ़ने होते हैं। क्योंकि आक्रमण तो भारत में ही हुआ भाई साहब, भारत ही हम पढ़ रहे हैं। जैसे गुजरात में आया तो कौन था, भीमदेव था वहां पे। इसी तरीके से पढ़ने होंगे हमें कि भाई हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है हमारे राज्य पे, तो राज्य का तो शासक आपको याद करना ही है ना, राजधानी भी याद करनी है, ये पूछे जाते एग्जाम में। तो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो उस समय भारत की स्थिति क्या थी, 11वीं और 12वीं सदी के अनुरूप, है ना, इन दोनों सदियों के अनुरूप भारत की स्थिति क्या थी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो देखिए जे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, जे आप बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो, जो भी क्लास देंगे। कश्मीर पर कौन सा वंश शासन करता था, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कन्नौज पर बताना है, दक्षिण भारत पर बताना है आपको, कन्नौज पर कौन शासन में था उस समय, दक्षिण भारत पर कौन शासन में था, ठीक है, बुंदेलखंड पर कौन शासन में था उस समय, ये आपको सभी बताने हैं। ठीक है, मालवा गुजरात कौन शासन करता था यहाँ पे, है ना, मालवा नामक राज्य पर कौन शासन कर रहा था, और गुजरात पर कौन शासन कर रहा था। तो ये सभी आपको बताने हैं, कश्मीर वाला बताना है, कन्नौज पर बताना है, दक्षिण भारत पर, बुंदेलखंड पर, मालवा पर और गुजरात पर। इन राज्यों पर कौन कौन से शासक, यहाँ कौन कौन से राजा थे, उन राजाओं का नाम आ जाएगा जो शासन कर रहे थे, सभी राजा। कौन सी सदी की बात करी है हमने आपके सामने, यहाँ पे 11वीं और 12वीं सदी की बात होगी, जब भारी इन लोगों के भारत में क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। जब भारत की क्या स्थिति थी भाई, बाहर से जब कोई आदमी आ रहा है तो भारत की स्थिति भी तो पता करेंगे कि कौन कौन से राजा हैं हमारे देश में, या कौन कौन से हिस्सों पे शासन कर रहे हैं, या कौन कौन से दिशाओं पे शासन कर रहे हैं। तो कश्मीर भी उल्लेख है, कन्नौज का उल्लेख है, दक्षिण भारत पे, बुंदेलखंड पे, मालवा पे और गुजरात पे, इन अलग अलग राज्यों पे उस समय कौन कौन से राजाओं का शासन था। चूंकि आमना सामना जो हुआ वो इनसे ही आमना सामना हुआ, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी कन्नौज में आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पे आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। आगे जो अगला शासक मैं पढ़ाऊंगा, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पे, अजमेर पे आक्रमण किया, है ना। तो इन इलाकों पे मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, तो इन राजाओं ने मोहम्मद गौरी से लड़ाई लड़ी होगी जो राजा कर रहे होंगे शासन। तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और अगली क्लास मोहम्मद गौरी जो पढ़ाएंगे, गौर वंश के बारे में पढ़ाएंगे, मोहम्मद गौरी के बारे में। वो भी कहाँ से आया था, गजनी से ही आया था, अफगानिस्तान से ही आया था भारत में आक्रमण करने के लिए। एक दूसरे के आक्रमणों से उत्साहित होकर के जो भारत में आक्रमण किए उन्होंने। सबसे पहले कासिम आया तो कासिम चला गया यहाँ से आक्रमण करके, तो दूसरा महमूद गजनवी आ गया।
महमूद गजनवी ने लंबे चौड़े आक्रमण कर दिए, 17 बार आक्रमण कर दिए, पूरे पैसे को लूट ले लिया भैया, भारत के को अलग अलग मंदिरों को लूट लिया। बनारस की बात करें, मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, कन्नौज के दोआब क्षेत्र की बात करें, है ना, तो पंजाब की बात करें, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बात करें, तमाम राज्यों को लूटा भारत में, और राज्यों से धन संपदा ही लूट के वापस अपने क्षेत्र, अपने राज्य, अपने देश अफगानिस्तान ले जाता था। ठीक है, तो 17 टाइम्स आक्रमण है उसका। सबसे फेमस आक्रमण तो आपको बता ही दिया, 1025 का सोमनाथ पे आक्रमण था, पूरा का पूरा सोने का मंदिर था और उसे लूट लिया। तो भारत पे धन और संसाधन की और संपदा की कोई कमी नहीं थी प्राचीन समय से, बहुत समृद्ध देश रहा, लेकिन बाहर के आक्रांताओं ने, बाहर के आक्रमणकारियों ने भारत को एक तरीके से, भारत के मंदिरों को, भारत की सभ्यता को, भारत की स्थिति को नष्ट कर दिया। इसका कारण अगली क्लास में बताएंगे कि भारत पर जो भारी आक्रमणकारी होते रहे वो इसके कारण क्या रहे, क्या बहुत सारे भिन्न कारण मैं आपको बताऊंगा जब मोहम्मद गौरी पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राज्यों के नाम भी बताएंगे, राजाओं के नाम कमेंट बॉक्स में आप किताब उठाएंगे और वहां से देखेंगे, फिर अगली क्लास में विस्तार से आपको बताएंगे, क्लास के विषय में बताएंगे। और पूरा कोर्स निःशुल्क पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में आप पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट GS